स्वागत है आपका पेपर एक्सप्लेनेशन के श्रृंखला कड़ी में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2024 के यूपी पीसीएस के पीटी के पेपर के एक्सप्लेनेशन की क्वेश्चंस कैसे आए हैं इसकी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ इस साल जो क्वेश्चन आए हैं इनके पैटर्न को देखते हुए अगले साल किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं थोड़ा इनकी भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये एकदम वही मैंने लिया है, नया टाइप नहीं कराया है। और ये पहला क्वेश्चन आपका जो आया है वो पेशवा के कार्यकालों से आया है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये चारों पेशवाओं के कार्यकाल एनसीईआरटी की किताब से आया है। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आ चुका है पेशवा के बारे में। अब आपका दायित्व बनता है कि आप आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में पूरा पढ़ें। एनसीईआरटी की किताब से आंग्ल मराठा संघर्ष मतलब जो भी युद्ध हुए हैं मराठाओं के बीच, प्रमुख युद्ध, संधि और प्रावधान किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुए हैं, उन गवर्नर जनरल का क्रम आपको जानना है। और तीसरा पेशवाओं का क्रम जानना है। और चौथा पेशवाओं से जुड़ी हुई उपलब्धियां अर्थात बालाजी विश्वनाथ की उपलब्धि, पेशवा बाजीराव की उपलब्धि और उसके बाद क्रमबद्ध रूप में। तो कहने का मतलब है कि अगर ये प्रश्न आ चुका है तो आने वाले वर्षों में 2025, 26, 27, 28 में इस टॉपिक से आगे ऐसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। दूसरे प्रश्न को देखिए, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है। क्या बंदरगाहों से जुड़े हुए हैं और वहां के सामान यातायात के बड़े गोदाम, मतलब ये दोनों सही है। अगर आपने रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें ये फैक्ट मिला है। अब इससे जुड़े हुए जो सवाल बन सकते हैं वो आगे क्या बन सकते हैं, अब ध्यान दीजिए। ये दूसरा सवाल है प्राचीन भारत में व्यापार या ट्रेड के बारे में। तो आपको जानना है कि पूरे एंशिएंट इंडिया में जो भी बुक्स में ट्रेड के लिए बंदरगाहों का नाम दिया गया है उनके बारे में जानना, जैसे भिरगु कच्छ, ठीक है, जैसे ताम्रलिपि, जैसे अरिकमेडु, ऐसे जितने भी बंदरगाह हैं उनके बारे में जानना है। क्या भारत आयात करता था, क्या निर्यात करता था। यात्रा वृतांत पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी नामक किताब है, उस किताब में क्या लिखा है, कैसे, और जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं, रिपोर्ट, जैसे आर्कमेडू के बारे में मिला है, जैसे भिरगु कच्छ के बारे में मिला है, जैसे इंडस वैली से जुड़े हुए एक दो और पोर्ट के बारे में मिला हुआ है। तो ये चार चीजें हैं जो आपको आगे ध्यान में रखनी है। प्राचीन भारत में व्यापार, ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत में व्यापार, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बस उतना ही चाहिए जितना कि एनसीईआरटी लेवल का है या फिर यूपी बोर्ड में जो किताबें चलती हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बल्लाल शासकों के बारे में दिया है, माफ करें सेन शासकों के बारे में। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं लक्ष्मण सेन और बल्लाल सेन के बारे में मैंने ध्यान रखा था। हेमंत सेन और विजय सेन के बारे में मुझे जानकारी याद नहीं थी, थे तो वो भी, ये भी एनसीईआरटी की किताब है, सतीश चंद्र से आई है। तो कई बार ऑप्शन देख करके चीजों को टिक लगाया, जैसे लक्ष्मण सेन सबसे लास्ट शासक थे, उसके बाद बंगाल के ऊपर तुर्कों का अधिकार होगा और उसके पहले बल्लाल सेन थे, तो दो के पहले एक होगा। तो ये ऑप्शन देख करके भी कभी कभी टिक लगा दिए जाते थे। अब लेकिन अगर ये सेन शासकों के बारे में अगर दे दिया है तो अब आपको जानना है कि भारत के इतिहास में पाल शासकों का क्या कंट्रीब्यूशन है। वही एनसीईआरटी की किताब, पाल शासकों का क्रम जानना है, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, मतलब कौन कौन से इन्होंने शिक्षण संस्थान बनाए, कोई बिल्डिंग्स बनाया, कोई मूर्तियां बनी, तो इनके बारे में। अब आईएएस मेंस में ये भी आ चुका है पाल कालीन कला, ये बीपीएससी का सबसे फेवरेट प्रश्नों में से एक माना जाता है। अब उसके अतिरिक्त गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीन राजसत्ताओं की लड़ाई पूर्व मध्यकाल की सबसे बड़ी घटनाक्रम के रूप में जानी जाती है। और इसके साथ साथ तुर्क शासकों के साथ इनका कैसा संघर्ष रहा, कौन से युद्ध हुए, कब हुए और उनका क्या प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब है प्राचीन भारत में या पाल वंश के शासन काल में बंगाल या प्राचीन भारतीय साम्राज्यों में पाल साम्राज्य, उनके बारे में यही चार लाइन आपको जानना है। मेंस की दृष्टि से सिर्फ कल्चरल अचीवमेंट ऑफ पाल्स, मतलब पालों की सांस्कृतिक उपलब्धियां शायद 2019 या 20 के आईएएस मेंस में आ चुका है। यूपी के लिए भी अब तैयार रहिएगा। अगले सवाल को ध्यान दीजिए। अगला सवाल आया है
अकबर के बारे में, बैरम खान के बारे में। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना जो सिर्फ यूपी में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के बोर्ड में है लईक अहमद। यहां मैंने इनका नाम लिखा है। लईक अहमद जी की किताब में जो कुछ भी लिखा है वो क्वेश्चन बन सकता है। इनफैक्ट इस दुष्ट आदमी ने तो उत्तर प्रदेश के लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में, जो सिर्फ मॉडर्न इंडिया है, औरंगजेब के बारे में सवाल पूछ दिया था। बड़ी हंगामा हुआ था। मैं बात कर रहा हूं 2, 3 या 4, जब ये लोक सेवा आयोग का मेंबर बना। तो अब बैरम खान को उपाधि खाने खाना की दी थी, बिल्कुल सही बात है। और वजीर के रूप में नियुक्त हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं मिलती है। बैरम खान को उपाधि अकबर ने नहीं, हुमायूं ने दी थी। अब ये मुगल कालीन भारत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, कहीं पर यह लिखा है हरिश्चंद्र वर्मा में कि खाने खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। और भी कई तरह की चीजें। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि दी थी बैरम खान के बेटे को। बैरम खान को खान खाना की उपाधि हुमायूं ने दी थी। इस तरह की कंफ्यूजन वाली चीजें। अब कभी आयोग ने इसको केवल एक माना है तो आप जानिए अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी थी, तो भैया खाने खाना की उपाधि बैरम खान को भी दी, खाने खाना की उपाधि इनके बेटे अब्दुल रहीम को भी दी। अब भगवान जाने क्या है। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस में जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको कुछ खास चीजें जाननी है मुगल काल में अकबर के बारे में। लईक अहमद जी ने जो कुछ भी लिखा है वो आपके पेपर में आएगा। जो भी युद्ध हुए हैं उनका डेट जानिए और उनका क्रम जानिए। इसके अतिरिक्त साम्राज्य विस्तार कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी संधि हुई, किसके नेतृत्व में हुई, और अकबर की सांस्कृतिक उपलब्धियां जो कि साहित्य जगत में है, अनुवादित पुस्तकों के रूप में या फिर आर्किटेक्ट के रूप में। लईक अहमद ने जो कुछ भी लिखा है मुगल कालीन भारत और मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, एक आई है प्रयाग पुस्तक भवन से और दूसरा है शारदा पुस्तक भवन, दोनों इलाहाबाद की छपी हुई किताबें हैं। किताबें एकदम रद्दी हैं, 2 कौड़ी की किताब है, घटिया किताब है, लेकिन पढ़ना आपकी मजबूरी है, क्योंकि इसके पढ़े बगैर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल ही नहीं सकता। कारण क्योंकि जितनी भी मुगल काल के, मध्यकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियों की घटनाएं हैं वो इसी किताब से आती हैं। आगे का प्रश्न देखिए। अगला जो सवाल है वो है जनसंख्या के क्रम के बारे में पूछा है। 2011 की जनसंख्या। उत्तर क्या है? एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, इसके बारे में क्या डिस्कस करें। लेकिन अब जब आप पढ़ रहे हैं जनगणना के बारे में, तो भारत की जनगणना के बारे में जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि, इनमें क्या चेंज आया है, शिक्षा साक्षरता के रूप में क्या बदलाव आया है, और ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और उनके बारे में जो चीजें आप भारत सरकार को लेके पढ़ते हैं वही चीजें आपको उत्तर प्रदेश में के बारे में पढ़ना। अब बताने की जरूरत नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रोड पर दर्जनों किताबें मिलती हैं 20-20 रुपए की, लाल पीली हरी नीली, रटे जाइए, रटना आपकी मजबूरी है। अगला आपका सवाल है ये रिपोर्ट्स के ऊपर। ये 4 रिपोर्ट्स की चर्चा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और आईपीसीसी रिपोर्ट। कौन जारी करता है इसके बारे में, ये भी नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहां से आए। जैसे ये इंडियन एक्सप्रेस से आए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा चीजें एक्सप्लेन करने के बाद। अब जब ये चीजें आती है ना, तो कम से कम आपको ये जानना होगा कि जितने भी रिपोर्ट हैं और इंडेक्स हैं, खासकर गवर्नेंस के मुद्दे पर, उनको आपको ध्यान रखना होगा। एक साल में WHO क्या देता है, माफ करें, वर्ल्ड बैंक क्या देता है, IMF क्या देता है, UNDP की रिपोर्ट क्या आई है, और इसके अलावा IPCC, कोप, फेओ, उसके अतिरिक्त एनजीओस के जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं, यूनेस्को, इनके बारे में आपको जानना है कि इन्होंने रिपोर्ट कौन सी दी, रिपोर्ट्स का नाम क्या है, रिपोर्ट्स में भारत के बारे में क्या लिखा है, भारत का रैंक क्या है, क्योंकि इन्हीं का जो भी इंडेक्स होता है, जो रिपोर्ट्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा गवर्नेंस चलता है। तो GS2 में जो गवर्नेंस का पार्ट है उसमें हर साल नए क्वेश्चंस आते हैं, पीटी में तो आते ही हैं, मेंस में भी आते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि एक साल में जो भी चीजें छपती हैं गवर्नेंस के रूप में, इंडियन एक्सप्रेस में इनका सर्वे आता है, आप इन चीजों को इकट्ठा करें और उनके ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन तैयार करें। अगला क्वेश्चन वेलफेयर प्लान को लेकर के है। अब कई सारे प्लान्स हैं, लेकिन जो इंडिया ईयरबुक में प्लान
छप चुका है उसके बारे में कम से कम जानकारी होनी चाहिए। अब ये 4 योजनाएं हैं, चारों के बारे में लगभग सभी बच्चे लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब इसके बाद से आपको तैयार रखना है कि गवर्नेंस के रूप में, खासकर वेलफेयर प्लान के रूप में, कल्याणकारी योजनाओं के रूप में सामाजिक न्याय को गेन करने के लिए जितने भी वेलफेयर प्लान है उनके बारे में जानिए, उनका डेट जानिए, उनका प्रोविजन जानिए, और अगर बजट में कुछ अमेंडमेंट होता है, फंड अलॉटमेंट होता है, तो उसके बारे में जानिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको प्लान ही नहीं जानना है इंडिया ईयर बुक में लिखे हुए, उन प्लान के बारे में ये जो 4 चीजें हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या? वेलफेयर प्लान, उनका डेट, उनका प्रोविजन, और पर ईयर जो बजट में अमेंडमेंट होता है उनके बारे में। जो भी सवाल बनेंगे वो यहीं से बनते हैं। पीसीएस में थोड़ा सीधे बन जाता है और आईएएस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या कर रही है, या सोशल जस्टिस के अचीवमेंट को गेन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया है। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है आपका कुछ बुक्स के ऊपर है। हर साल पीटी में कुछ बुक्स आते हैं। अब सारे बुक्स को नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूपीपीएससी का पेपर देखा है तो कुछ किताबें अक्सर रिपीट होती हैं, जैसे एडम स्मिथ के बारे में, जैसे गुलराज मिडरल के बारे में, जैसे अमर सेन के बारे में, जैसे महबूब उल हक के बारे में, जैसे कृष्णमूर्ति जी के बारे में, जैसे महालनोबिस जी के बारे में, और भी कई तरह के। इतने नाम एनसीईआरटी की किताबों में दिए हुए हैं। एशियन ड्रामा नामक किताब जब लिखी थी इन्होंने, और इसके साथ साथ और भी है गुलराज मिडरल ने, तो उन्होंने बात कही थी कि भारत के लोग ड्रामेबाज हैं जो वेस्ट के या यूरोप के इकोनॉमी की देखा देखी करते हैं, लेकिन ये लोग मौलिक विकासात्मक नियम नहीं बना पा रहे हैं। बड़ा कटाक्ष है गुलराज मिडरल की किताब। उन्होंने 2 किताबें लिखी, एशियन ड्रामा और इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स, मतलब जो भी अल्पविकसित देश हैं, भूखे नंगे हैं, पिछड़े हैं, उनकी आर्थिक नीतियां। दूसरे हैं एडम स्मिथ साहब, 1776 में लिख के मर गए, आज तक हम लोग पढ़े जा रहे हैं, वेल्थ ऑफ नेशन। ये कहते हैं धन कमाइए, माल कमाइए, और माल से सारी समस्याओं का निजात हो सकता है। फिर बाद में अमर सेन आए, महबूब उल हक आए, और भी दर्जनों लोग आए, लेकिन 2-3 लोग का नाम, ये चारों नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो जब आप 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें तो उसमें जो नाम दिया गया है उनके बारे में जानकारी अवश्य रखें। अगर 8वें प्रश्न का अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें तो जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर विचारधारा है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो विचारक हैं, उन विचारक और विचारधारा का नाम। दूसरा, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, उसकी उपयोगिता क्या है। अभी तक ये सवाल नहीं पूछा है, अगली बार आपसे पूछ सकता है एडम स्मिथ की यूटिलिटी क्या है, गुलराज मिडरल की यूटिलिटी क्या है, महबूब हक की यूटिलिटी क्या है, अमर सेन की यूटिलिटी क्या है। तब आपको जानना पड़ेगा उनके सिद्धांत और उसकी उपयोगिता, और भारत सरकार उसको कहां यूटिलाइज कर रही है, और भारत में कब और कैसे लागू हुआ, और एट प्रेजेंट अगर इनकी सिनेरियो की चर्चा है तो वो क्या है। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के क्रम में बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान को दरकिनार किया और रोलिंग प्लान जैसे कॉन्सेप्ट को लेके आए। चक्रीय योजना गुलराज मिडरल ने दिया था, मतलब 5 साल के जगह पर 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 12 साल, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म प्लान। अब मैं फिर वही कह रहा हूं कि एनसीईआरटी की किताबों में जो भी विचारक हैं, विचारधारा है, सिद्धांत है, उपयोगिता है, उसका उपयोग भारत सरकार कैसे, कब, कहां और किस रूप में कर रही है, और आज क्या सिनेरियो चल रहा है, प्रश्न इससे अब आगे आने वाले 4-5 सालों में यूपीपीसीएस में बनेंगे। आईएएस में तो बन चुके हैं, अब बारी यूपीपीसीएस की है। अगले सवाल को देखिए, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, वो है आपका इन्वायरमेंट से दिया हुआ है। शंकर आईएएस से सीधे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, और शंकर आईएएस ने भी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की किताबों से टिप के नोट्स लिखे हैं। नॉर्मल सा सवाल है, क्या पारिस्थिति निकेत के बारे में क्या होता है, वहां पर है। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं। अगला सवाल 10वां, लेकिन फिर भी 9वें सवाल को देख लीजिए तो यहां पे लिखा है, अब जो भी है उनका डेफिनेशन जानिए, अर्थ जानिए, संकेत जानिए, इसके अलावा उनके क्या मानदंड है वो जानिए, कुछ जो पर्टिकुलरली वर्ड्स हैं वो जानना है, और पर ईयर जो भी रिपोर्ट्स आते हैं उनके ऊपर अखबारों में क्या लिखा है
उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो भी सवाल बनेंगे इन्हीं 4 मानदंडों से बनेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दस्तक दे दी है, यूपी पीएससी ने। अब आने वाले टाइम पीरियड में ये सेक्शन और बढ़ेगा। तो ये जो परीक्षा वाणी, ये जो घटना चक्र, ये जो यूथ कंपटीशन और लाल बुल्लू हरा पीला जो किताब पढ़ते हैं, इसमें सूचनाएं तो होती हैं, बट इसमें उस लेवल की सूचना नहीं होती है जो अब पेपर की डिमांड होते जा रहा है। जितनी भी सूचनाएं मिलेंगी आपको वो ट्रेडिशनल प्रीवियस ईयर्स के आए हुए वही रटंत घुटंत और लिखंत। नई चीजें पूछी जाती हैं और नई चीजों के लिए जरूरी है कि आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू जैसे अखबारों के ऊपर अपना नजरिया बनाए रखें और उसमें से ये 4-5 चीजें हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला 10वां सवाल एक सूची है जिसमें आपको टैली करना है। ये भी एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू आया हुआ दर्जनों बार प्रश्न आया है, वहां से ये प्रश्न आया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो भी जैव मंडल रिजर्व है इकोसिस्टम और क्या नाम है एनवायरमेंट में, अब उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत के जितने बायो रिजर्व हैं उनकी एक ओवरव्यू। दूसरा, कुछ जो बायो रिजर्व हैं उनका कैरेक्टर, उनके बारे में। जो भी वर्ल्ड लेवल की जो सूचियां आ रही हैं उनमें क्या दर्ज हो रहा है, जो भारत के जैव मंडल्स हैं और जो भी करंट एक्टिविटी हो रही है 1 से 1.5 साल के 1.25 साल के बीच में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रतिवर्ष एनवायरमेंट से 2 प्रश्न इस सेक्शन से आता ही आता है। अब आप समझेंगे कि अगर ये प्रश्न आ रहा है तो इन सब के बारे में सिमलीपाल, नोक्रेक, अगस्ता मलाई और मानस ये बच्चों के जबान पे रटे होते हैं। लेकिन मैं 2 लाइन पूछ दूं कि इनके बारे में 2-2 लाइन बताओ कि ये क्यों फेमस है, और उससे भी ज्यादा 2 लाइन बढ़ करके आज इसके ऊपर क्या वाद एंड विवाद चल रहा है जरा बता दो। तो ये दूसरा और तीसरा सवाल बच्चे बोल नहीं पाते, बस रट्टा मार के बैठे हैं कि ये यहां है, ये यहां है या यहां है। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल जो है वो है आपके, ये भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से आया हुआ है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध निर्भर करते हैं और विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नॉर्मल सा सवाल तो नहीं है क्योंकि एक बार में यह सवाल समझ में नहीं आएगा। अब ये दोनों सही है लेकिन क्या है ना, एक दूसरे से जुड़े नहीं है। एक बार में ये सवाल समझ में नहीं आएगा तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इन्वायरमेंट से सवाल बनते हैं थोड़ा ध्यान से चीजों को देखें और 11वें नंबर के सवाल को देखें तो वैज्ञानिक जांच और मानवीय व्यवहार, मतलब सीबीएसई बोर्ड की किताब में एक चैप्टर है मानव विज्ञान संबंध, और दूसरा अखबारों में हमेशा निकलता है टेक्निक्स के साइड इफेक्ट्स, और तीसरा कोई भी उदाहरण आता है जैसे मोबाइल के साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, जैसे 4G 5G 6G का क्या असर चिड़ियाओं के ऊपर हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बदलाव हो रहे हैं, कोई भी करंट एक्टिविटीज जो हो रही है उनके ऊपर ध्यान रखिए। अगली बार जो प्रश्न बनना है वो इन्हीं चीजों से बनना है। अब परिभाषा से या ब्रटलैंड रिपोर्ट या ये किताब में ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, उनसे सवाल कम बनेंगे। इन चीजों के ऊपर आपको फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा। अगला सवाल ये भी सीबीएसई बोर्ड की किताब से लिया गया है। क्या निचले क्रम में पौधे की प्रजातियों का सही क्रम ये है। अब इससे जुड़े हुए सवालों के रूप में एक चैप्टर और भी है कि पौधों की प्रजातियां, वनस्पति जगत, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन का बेस, भारत के जो पादप जगत है या भारत के पादप समूह, उनका वितरण और विशेषता, और जो भी करंट न्यूज आ रही है इम्पैक्ट अखबारों में, उनके बारे में जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। ये आपकी मजबूरी भी है, ये आपकी बाध्यता भी है और ये आपकी व्यवस्था भी है कि आने वाले टाइम पीरियड में इसी के ऊपर सवाल बनने ही बनने हैं, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। अगला सवाल जस्टिस पार्टीज के ऊपर है। बिपिन चंद्र की किताब पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी, तो उसमें दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलनों के गर्भ से जो निकली चेतना दक्षिण भारत में पहुंची तो वो जाति विरोधी आंदोलन के रूप में आई। पहले इसका नाम था ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, बाद में
जस्ट द्रविड़ आंदोलन के, फिर उसी के बाद इसी की विंग है जस्टिस पार्टी और इसी की विंग है द्रुमुक और अन्ना द्रुमुक। तो आज आप दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में हिंदू विरोधी राजनीति जो आप देख रहे हैं, एमके स्टालिन के स्टेटमेंट या स्टालिन के लौंडे, माफ करिए उसके बेटे ने जो कहा था कि सनातन एक कीड़ा है, पता नहीं, अब अभिनेता प्रकाश राज के कुछ हथकंडे देख रहे हैं, तो वहां की राजनीति की एक विशेषता है। पेरियार को याद करिए, जो भी हिंदुज्म पर गाली देगा, उल्टा सीधा बोलेगा, वो तमिल राजनीति का, वो द्रविड़ राजनीति का, वो ब्राह्मण विरोधी राजनीति का, वो जाति विरोधी राजनीति का, वो हिंदू धर्म के विरोधी व्यक्तित्व के रूप में उभर करके आएगा। ये पेरियार से लेकर तमिलनाडु के बेटे तक देखा जा रहा है। तो अब इसी के सिलसिले में जस्टिस पार्टी के बारे में पूछा है और ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इन्हीं के मार्लिमेंटो रिफॉर्म के तहत जो आरक्षण मुस्लिमों को दिया गया, ये द्रविड़ लोगों को भी दिया गया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी बिपिन चंद्र की किताब है उसमें जो चीजें लिखी हैं उसको ध्यान से एक एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी हो या आर्य समाज हो या ब्रह्म समाज हो या दक्षिण भारत का आंदोलन हो, मतलब सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जो फैक्ट आप दर्जन भर किरण कंपटीशन टाइप्स जैसे किताबों से रटते हैं ना, थोड़ा सा उनको दरकिनार करिए, इन चीजों को कॉन्सेप्ट के रूप में समझिए। आईएएस में पिछले 20 सालों में जो भी सवाल आ चुके हैं मॉडर्न इंडिया के ऊपर, उनके ऊपर पैनी निगाह रखिए। अब यूपी पीसीएस भी इसी तरह आपको प्रश्न पूछेगा। तो अब अगर ध्यान दें तो आपको सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट में यही 3 से 4 चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका लीडरशिप, दूसरा उनके ब्रांचेज, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पत्रिका, उनकी रचना, उनकी भूमिका 1947 तक कैसे रही और पॉलिटिकल एक्टिविटी के रूप में किस प्रकार एक्टिव रहे। जैसे जस्टिस पार्टी उभर के आया, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता की, उदारवादी उग्रवादी कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों को एनी बेसेंट के नेतृत्व में मिलाया डुलाया गया। जब 1718 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो एनी बेसेंट रातों रात राजभक्त हो गई। उसी तरह एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जहां जहां चेंज दिखता है, जहां जहां सोशियो रिफॉर्म से जुड़े हुए लीडर्स एक्टिव होते हैं, वो सब आपके सिलेबस का पार्ट है और सवाल वहीं से आएगा। चाहे वो सैयद अहमद खान हो, चाहे वो बहराम जी मालवारी हो, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो मोहन दास करमचंद गांधी के नेतृत्व में बने हुए कुछ अन्य और कमेटियां हो, इन सब के ऊपर आपको अपना नजरिया विकसित रखना होगा। कथन और कारण, एसेसर और रीजनिंग के जो भी सवाल आएंगे मॉडर्न इंडिया में वो इसी रूप में आएंगे। बहुत ज्यादा फैक्ट रटने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो कुछ भी एनसीईआरटी और बिपिन चंद्र की स्वतंत्रता संघर्ष, कुछ हिस्सा तक बीएल ग्रोवर भी उसमें लिखा है, वो पर्याप्त है। उन्हीं चीजों को पढ़िए, बार बार पढ़िए और उससे रिलेटेड सवालों को लगाइए। अगला सवाल फिर वही वर्कर्स एंड पीजर्स पार्टी की तरफ से है। ये भी बिपिन चंद्र से उठाया गया है। कब बना, कैसे बना, किस तरह बना, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। वर्कर्स एंड पीजर्स पार्टी का गठन कब हुआ, नॉर्मल सा सवाल है। अब जो आपको याद रखना है वो ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी राजनीति का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। कहने का मतलब है 1925 में पार्टी बनी और आज लगभग मरने की अवस्था पर जा चुकी है। जेएनयू भी इनका गढ़ था, अब वो खत्म हो चुका है, सिर्फ केरल में बचा हुआ है। वामपंथ जीते जी भारत में 100 साल में दफन हो गया। मार्क्स मर गया, लेनिन लुढ़क गया, साम्यवाद की समाधि बन गई और वामपंथ का जो झंडा नक्सलवाद के रूप में उभर रहा था 3 दिन पहले, 2026 टारगेट था, 2025 में ही पूरा कर लिया गया। कभी लाल सलाम का नारा था, भारत के 9 राज्य और 200 जिलों में पैरेलल चल रहा था उग्रवादी वामपंथ। थोड़ा सा और आइए तो इनके प्रमुख संगठन, नेतृत्वकर्ता, विचारधारा, इनकी रचना, पत्रिकाएं और सक्रियता किस रूप में है। हिस्ट्री में पढ़ना है 1947 तक और जीएस थर्ड के सिक्योरिटी में पढ़ना है आज तक। तो नक्सलवाद, उसकी विचारधारा, नक्सलवाद का अंत क्या हुआ, कैसे हुआ, इस साल के मेंस में जीएस थर्ड में आने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है। राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी राजनीति, मेंस में भी इसी से सवाल आता है कि गांधीवादी और वामपंथी राजनीति में तुलनात्मक विश्लेषण करें, या वामपंथ मजदूर और किसानों के मुद्दों को उठाते हुए किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभाव में डाले, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथ या समाजवाद का प्रभाव
कांग्रेस की राष्ट्रीय गतिविधियों पर कैसे पड़ा, इनके बारे में। कराची का अधिवेशन, फैजपुर का अधिवेशन उदाहरणों के सामने है। अगला सवाल देखिए, 15वें नंबर है। ये भी एक नॉर्मल सा सवाल है, दर्जनों बार पूछा है। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन, ध्यान रखिएगा डेट कम ही पूछते हैं, बट मैंने डेट लिख दिया है, बिपिन चंद्र से उठाया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है, कि जितने भी इंडियन नेशनलिज्म के ओरिजिन और डेवलपमेंट से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है, उनका तो एस्टैब्लिशमेंट तो जानना ही है, इसके साथ साथ उनकी लीडरशिप, उनकी आइडियोलॉजी, कैसे एक्टिव थे और नेशनल मूवमेंट में इनका क्या योगदान था। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों में मंदिरों को जनसंपर्क में प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे बनर्जी। उसी तरह गोखले गांधी जी के गुरु। गांधी जी के दो गुरु थे, राजनैतिक गुरु अलग हैं, आध्यात्मिक गुरु अलग हैं। आध्यात्मिक गुरु हैं गोखले और राजनीतिक गुरु हैं मोतीलाल नेहरू। बड़ा अजीब सा फैक्ट है ना, ध्यान रखिएगा, थोड़ा खोजिए कि गांधी जी के दो गुरु हैं, एक पॉलिटिकल गुरु और एक स्पिरिचुअल गुरु। और भी हैं, उन्होंने गुरुदेव को भी अपना गुरु माना, मतलब टैगोर को, कुछ मामलों में बाबा रामचंद्र को भी बोला है, कुछ मामलों में तिलक को भी बोला है। और भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में जो दर्जनों उपाधियां दी गई हैं, उसमें मोहनदास करमचंद गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। खैर, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी है कालक्रम से। अक्सर ये सवाल आते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में कब आया, कैसे आया, किस तरह आया, कौन सी घटना पहले हुई। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ घटनाएं हैं जो बार बार आती हैं, जैसे नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन और ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल का दिग्यागमन। यहाँ पे क्या उत्तर है पता है, बिपिन चंद्र की स्वतंत्रता संघर्ष से आया है। तो अब आपको थोड़ा घटनाक्रम के बारे में जानना होगा। क्या जानना होगा? आरंभिक चरण 1906 तक की सारी घटनाएं, उनका क्रम जानिए। फिर उग्रवादी चरण, गांधीवादी काल और राष्ट्रीय आंदोलन का क्रम। हर साल पिछले 20 सालों के पेपर को उठा के देखे आईएएस को, तो 1920 से 30, 30 से 42, 42 से 47, 47 से 64, जैसे स्वतंत्रता की प्राप्ति, जूनागढ़ कश्मीर का विलय, चीन का आक्रमण, पाकिस्तान से संघर्ष, ये सारे क्रमबद्ध आते हैं। या CSIR की स्थापना, इसरो की स्थापना, पंचवर्षीय योजना की घोषणा। यहां आइए, 42 से 47 बता चुके हैं। 30 से 42 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट वगैरह वगैरह। 20 से 30 मतलब खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा की घटना, स्वराज पार्टी की स्थापना, वामपंथी दलों की स्थापना वगैरह वगैरह। तो मतलब कहने का मतलब है कि वही बिपिन चंद्र हैं, कहीं आपको नहीं भागना है। राष्ट्रीय आंदोलन का घटनाक्रम में ये चरण आप जरूर ध्यान रखें, बुक्स को बार बार पढ़ें और जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन हैं उनके क्रम के बारे में जानें। कारण क्या है कि इस बार तो सिर्फ क्रम दिया है, अगली बार क्रम मिलाने को दे सकता है कि शाही नौसेना विद्रोह में INS तलवार की भूमिका थी या किसी और की थी। कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया था, कैबिनेट मिशन ने क्या प्रस्ताव दिया, अंतरिम सरकार के गठन में कौन शामिल हुआ, कौन नहीं शामिल हुआ, मुस्लिम लीग ने क्यों बायकॉट किया, फिर मुस्लिम लीग क्यों शामिल हुई, और वित्त विभाग लियाकत अली खान ने क्या लफड़ा और पछड़ा किया, या फिर ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन हुआ झुनझुना थमाने के लिए कि भाई जल्दी से मामला सलटा लो, हम तो हार चुके हैं, हम जा रहे हैं, उसके पहले हम भारत और पाकिस्तान का मामला निपटा के जाए। बेगम जानसन देखी होगी, उसमें ये सीन दिखाया है। तो कहने का मतलब है कि इनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी बिपिन चंद्र की किताब NCERT और स्वतंत्रता संघर्ष में दिया है उसके बारे में आप जानकारी रखें और ये क्रम ध्यान रखें। अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के बारे में पूछा है। बहराम जी मालवारी ने फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज आया और इसी एज ऑफ कंसेंट एक्ट के विरोधियों में थे बाल गंगाधर तिलक। विरोधी में थे। ब्रिटिश सरकार को भारत के समाज सुधार या सामाजिक नियमों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तिलक का अखबार मराठा और केसरी दोनों में ये आलेख छपा। बट सुमित सरकार कहते हैं कि
कि तिलक ने इस कंसेंट एक्ट का विरोध किया था, लेकिन वो समाज सुधार विरोधक नहीं थे, बिल्कुल विरोधी थे, पक्के ब्राह्मणवादी पोगा पंथ वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक। यहां तक कि उन्होंने अछूत माने जाने वाले जातियों को खूब उल्टा सीधा बोले, ये तुम्बुक तेली की इतनी औकात की विधानसभाओं में बैठेंगे। ये स्टेटमेंट रजिस्टर्ड है। सच तो यही है, लेकिन कई बार होता है कि हम अपने महापुरुषों के बारे में जितनी गलत चीजें होती हैं उनको दरकिनार करते हैं। अब गांधी जी की इतनी दर्जनों गलतियां हैं, नग्न स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ सो के ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते थे, ये नौटंकी की पराकाष्ठा है। लेकिन महात्मा है, पॉजिटिव व्यू आपको लेके चलना पड़ेगा। तो यहां भी तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था, नहीं, इसका विरोध किया था। तो ये सही है, ये गलत। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी समाज सुधार से जुड़े हुए, थोड़ा ब्लर आ गया है, क्रियाकलाप हैं, उनके मुद्दे, उनसे जुड़े हुए समाज सुधारक, उनके संगठन, उनकी रचना, उनकी पत्रिकाएं, उनके नारे, अधिनियम का क्या प्रोविजन रहा और संबंधित गवर्नर जनरल कौन रहे, ये फैक्ट खूब आता है। जैसे सती प्रथा को किसने अवैध किया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट को किसने अलाउ किया, विधवा विवाह को किसने लीगल किया, और भी कई तरह की चीजें हैं जो भर के 5-7 गवर्नर जनरल हैं, 5-7 प्रमुख संगठन हैं, उनके अखबार हैं, उन्हीं के बारे में आपको जानकारी रखनी है। आगे देखिए, नॉर्मल सा प्रश्न है 18 नंबर का। आप सतीश चंद्र की किताब पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा कि मराठों के उत्थान में कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। अभी तक सारे बच्चे लोग शिवाजी का जन्म, शिवाजी का राज्यारोहण, शिवाजी द्वारा दिए गए जीते गए किले, सब रट्टा मारते थे, सबको दरकिनार करिए। अब यूपीपीएससी भी कंसेप्ट के ऊपर आ चुका है, जानना है क्यों बड़े बड़े जातिवादी लोगों ने विरोध किया, तब उन्होंने बीजापुर जैसे प्रतिद्वंदी राज की सहायता ली और वहीं पर वो लगे रहे, और यहां तक कि अपना राज तिलक भी ब्राह्मण के पंडितों से, काशी के पंडितों से आकर के कराया, वो भी अंतिम दौर में। तो शिवाजी के उत्थान के बारे में है, मुझे नहीं पता गलत है या सही है, मुझे बस इतना पता है कि ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्र में ये बात लिखी है, और जो भी बातें लिखी हैं वो आपको माननी पड़ेंगी क्योंकि सवाल वहीं से आते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शिवाजी के बारे में, मतलब मराठा साम्राज्य की भूमिका मध्य और आधुनिक इतिहास में, शिवाजी का उत्थान कैसे हुआ, उन्होंने कौन से युद्ध लड़े, कौन से किले और संधि, जैसे पुरंदर की संधि जयसिंह के साथ हुई, मुगल साम्राज्य से संघर्ष कैसा रहा, शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी के बाद मुगल मराठा संघर्ष कैसे हुआ, छावा आपने देखी होगी, या फिर पेशवाओं का काल और घटनाक्रम। इससे सवाल 1 या 2 पीटी में आते ही आते हैं, और अभी तक मेंस में कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में मराठा साम्राज्य से भी सवाल आएंगे। थोड़ा ब्लर हो गया है लेकिन आप चीजें समझ लिए होंगे। मिडियवल और मॉडर्न इंडिया में मराठा एम्पायर के बारे में यही जानना है। अब अगला सवाल देखिए, इंडियन एक्सप्रेस से ही जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप में एक प्रवाल बिरंजन हुआ और उनकी मृत्यु, इंडियन एक्सप्रेस डेट भी लिखा हुआ है पर्टिकुलरली। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है कि अंडमान निकोबार की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, उसका कैरेक्टर, जो भी वहां के जनजाति हैं उनके बारे में, समाज, वहां एक ज्वालामुखी है उसके बारे में, उनका एक भौगोलिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद जो न्यूज आता है उसके बारे में, और वहां लगातार जो न्यूज आता है पर्यावरण प्रभाव के बारे में, कुछ रिपोर्ट आती हैं, कुछ ग्लोबल रिपोर्ट्स आती हैं और कुछ करंट की घटनाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के भूगोल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसा है, इनके बारे में एक ट्रेडिशनल और एक करंट की न्यूज आपके पास होनी चाहिए। सवाल यहीं से आएंगे, और प्रवाल बिरंजन इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्रेस कॉलम आता है उसमें दिया हुआ था। अगला सवाल बहुत नॉर्मल सा दिया हुआ है, अशोक के धर्म के बारे में। अशोक, ये स्टेटमेंट क्या है? अब उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ किताबें आपको स्पेशली पढ़नी पड़ेंगी। रामशरण शर्मा तो हैं ही, बोर्ड में केसी श्रीवास्तव भी हैं और एएल बैशम भी हैं, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखनी होगी। अशोक के बारे में थोड़ा सा आपको क्या जानना है अशोक के बारे में, तो देखिए अशोक के बारे में जानने के पहले मौर्य कालीन भारत, उसके जो प्रमुख शासक हैं
उनकी उपलब्धियां मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और उसके बाद 1-2 उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो रामचंद्र शर्मा में दिए हैं। साम्राज्य का स्वरूप जैसे एकदम केंद्रित था, उनका महत्व सारे चीजों के ऊपर से कंट्रोल था। कौटिल्य उनके अर्थशास्त्र उसमें क्या क्या लिखा है, मेगास्थनीज कि इंडिका में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, उनके जो अशोक उसकी धार्मिक नीति और धार्मिक नीति में धर्म की विशेषता, महत्व और वर्णित ऐतिहासिक जानकारियां, इतनी तरह की चीजें उभर करके सामने आती हैं। और जनरली जब मौर्य एम्पायर आप पढ़ते हैं तो इन्हीं चीजों के ऊपर आपको फोकस रखना होगा या फोकस अपने आप को ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो इस बार जो ये नॉर्मल सा सवाल आया है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई, और अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति एक नवीन प्रकार की नियुक्ति थी, इसी से लफड़ा है कि अशोक एक बौद्ध था। सच्चाई यही है कि धम्म महामात्र एक बिल्कुल नए पात्र थे, बिल्कुल नए पद था, जिनका मेन ही उद्देश्य था बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को प्रचार करना। ये जो बातें कही जाती है ना कि 2 तरह के अशोक थे, एक बौद्ध अशोक अलग था, प्रशासनिक अशोक अलग था, बिल्कुल बकवास बात है। अशोक विधिवत बौद्ध था। लेकिन इस सच को दरकिनार करिए और यहाँ पर जो रामचंद्र शर्मा लिखे हैं वही मानिए कि अशोक का निजी धर्म बौद्ध धर्म था, लेकिन शासक के रूप में वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक रहा। ऐसा कुछ नहीं होता है। केसी श्रीवास्तव यही बात कहते हैं कि दोनों व्यक्ति एक थे, लेकिन रामचंद्र शर्मा यही कहते हैं दोनों अलग अलग थे। तो फिलहाल भलाई इसी में है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी रामचंद्र शर्मा को ही फॉलो करें, भले ही अशोक का धर्म बौद्ध धर्म है, भले ही एक नया कर्मचारी नियुक्त किया। अभी आयोग में आईएएस में एक पेपर आया कि अशोक के धर्म की विचारधारा उपनिषदों से प्रेरित थी। इशारा समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म ना होकर के उपनिषदों से निकली गई एक शाखा थी। बौद्ध धर्म कोई नई विचारधारा न होकर के उपनिषदों की विशेषताओं का एक विस्तृत भाग था। ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक ही अंतर है, जैसे हिंदू धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, बौद्ध धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। प्रश्न बहुत कुछ कहता है, सत्ता बदलती है तो प्रश्न भी बदलता है, याद रखिएगा। अगले सवाल को देखिए। कुछ नॉर्मल सा सवाल है, गवर्नर के बारे में है। गवर्नर के बारे में अगर आप करंट न्यूज देखें तो लगातार चर्चे में है। अब इस प्रश्न को अगर आपने देखा होगा तो अब जितने भी संवैधानिक पदों में है उसमें राज्यपाल हमेशा लफड़ा और पछड़ा रहता है। शायद पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस में कुछ टॉपिक जो हर साल चर्चे में रहते हैं, उन्हीं पेपरों में या उन्हीं मुद्दों में एक मुद्दा है राज्यपाल। तो प्रमुख आर्टिकल, शक्तियां, प्रोविजन, अधिकार, कर्तव्य, विवाद विश्लेषण और करंट न्यूज और अपडेट और उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज, इतनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना है संवैधानिक पदों में राज्यपाल के बारे में। नॉर्मल सा सवाल है। आगे देखिए, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है, राष्ट्रपति के बारे में है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 59A से जुड़ा हुआ है और ये दोनों मिलके बनेंगे, ये भी जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल के लफड़े और पचड़े में ज्यादा नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी में जो कुछ भी फैक्ट दिए हुए हैं उसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संसदीय शासन के बारे में, संसद के बारे में जाने, उसका स्ट्रक्चर, उनकी गतिविधियां, क्रियाकलापें, कोई भी करंट न्यूज और एक्टिविटी होती है 1 से 1.25 साल के बीच में, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले 23वें नंबर के सवाल पर देखें। ये भी नॉर्मल सा सवाल है, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है। क्या संशोधन लाने की प्रक्रिया में क्या होती है? तो भैया लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, दोनों में से कोई एक ही होगा। विधानसभा सिर्फ अनुमोदन देते हैं और राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर मारते हैं या पहले अप्रूव करते हैं। तो नॉर्मल सा सवाल है। तो अब आपको ये भी जानना है कि किन किन संविधान संशोधन में किसकी भूमिका होती है, अर्थात संविधान संशोधन कैसे होता है, भूमिका कैसे होती है, संशोधन के प्रकार क्या है, संशोधन की लिस्ट क्या है, और कोई भी जो करंट न्यूज और एक्टिविटीज होती है उनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़े हुए प्रोविजन के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए। 24वें नंबर का सवाल देखिए। यहाँ भी इलेक्शन कमीशन से नॉर्मल सवाल आए हैं। इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के बारे में। एनसीईआरटी से सीधे उठा हुआ सवाल है।
नॉर्मल सा सवाल है, क्या कैसे किस तरह की क्या काम करता है क्या काम नहीं करता। तो भैया नगर पालिका के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है और कुछ लफड़ा पछड़ा हो गया उसके लिए कोर्ट है, बाकी इलेक्शन कमीशन ये तैयार करता है। या फिर ये देखिए लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सारे लोग इलेक्टेड नहीं नॉमिनेटेड होते हैं, हालांकि पार्लियामेंट के मेंबरों के द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन कमीशन के तहत कुछ भी है सिलेबस में तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी शक्तियां, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी कार्यशैली या उससे जुड़ी हुई गतिविधियां या उससे जुड़े हुए कोई भी करंट न्यूज और एक्टिविटीज होते हैं या फिर कोई जुडिशियल जजमेंट आता है उसके बारे में निगाह रखे। तो अभी तक सिर्फ उसके कामकाज के ऊपर सवाल बना है, इससे रिलेटेड आगे आने वाले जो सवाल बनेंगे वो इसी रूप में बनेंगे। 25वें नंबर का सवाल देखिए, थका हुआ सवाल है, कुछ कमेटियां दी गई हैं, जीके राव कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी। तो भैया ये गलत है, 1963 में आया और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर सीबीआई और सीबीसी बनी, ये भी एनसीईआरटी से उठा हुआ सवाल है। तो अब आपके एनसीईआरटी में जितनी भी कमेटियों के नाम दिए हैं उनकी कार्यप्रणाली और रिपोर्ट 47 से अब तक, ध्यान रखिएगा अब तक उनके बारे में जानकारी रखनी है। और जो भी कमेटियां हैं उनसे अगर कहीं भी संविधान में बदलाव होता है और ये रिपोर्ट कैसे और कब लागू होते हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। और इसी का सर्वे या इसी का अनुभव या इसी का मूल्यांकन मेंस होता है। जैसे भ्रष्टाचार के लिए जो भी स्थापित संस्थाएं बनाई गई वो एक्टिव नहीं हो रही हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय संस्थाओं का उपयोग राज्य की राजनीति को डिस्टर्ब या प्रभावित करने के लिए करती है, ईडी, सीबीआई, सीबीसी या उनके बारे में? तो अब पीटी लेवल पर इतनी ही सारी चीजें आती हैं कि जो भी एनसीईआरटी में ये चीजें दी गई हैं उनके बारे में ये 3 चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए या ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगले सवाल को देखिए, 26वें नंबर का सवाल, ये भी आईसीएससी बोर्ड से आया हुआ है, जैविक अनुक्रम के बारे में है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या बनती है कि जो भी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है उनसे जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटी है उसके ऊपर ध्यान रखें। दूसरा, ये एक्टिविटी इकोसिस्टम कैसे प्रभावित होता है, जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है उसके ऊपर ध्यान रखें। जो मैन मेड गतिविधियां होती हैं इस इकोसिस्टम को कैसे इफेक्टेड कर रही हैं। ऐसे तो हजारों न्यूज है लेकिन राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में जो आता है उस पर निगाह रखें। जिनसे कोई भी रिपोर्ट आती है या करंट एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। और एक नॉर्मल सा है कि आईसीएससी बोर्ड की जो भी इन्वायरमेंट की किताब में चीजें दी गई हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनफैक्ट आईएएस भी इन्हीं को कॉपी करता है, बात चाहे आईसीएससी बोर्ड की हो, बात चाहे सीबीएसई बोर्ड्स की हो। एक और भी है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। अब इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन 28वें नंबर का, 27वें नंबर का भी यही है, भौगोलिक क्रियाकलापें और वायुमंडल। हाँ, थोड़ी सी जानकारी यहां पर, यह क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है। तो अब आपका वायुमंडल, उनकी संरचना, उनकी विशेषताएं और जो भी वायुमंडल में परिवर्तन होता है वो क्यों होता है और हम इन परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होते हैं। पिछले 20 साल के आईएएस के पेपर को उठा के देखें तो वायुमंडल से इसी प्रकार के सवाल आते हैं। तो ये जो 27वें नंबर का सवाल है वो इसी से है, क्या आर्द्रता, वायु का तापमान और वाष्पीकरण। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आईसीएससी बोर्ड की किताब में भी दिया है, एनसीईआरटी के भी किताब में दिया है। तो अब आज के बाद से आपको वायुमंडल से जुड़ी हुई ये चीजें ध्यान में रखनी है, वायुमंडल संरचना, विशेषता, वायुमंडल परिवर्तन कब कब, कैसे कैसे और किस रूप में। सवाल जो भी बनेगा कंसेप्चुअल बनेगा, वो यहीं से उठेगा। 28वें नंबर के सवाल को देखिए, कुछ चीजें हैं और इन्हीं को टैली करना है। तो ये कुछ चीजें हैं, इकोक्लाइन, ये इकोसिस्टम में चेंज को आइडेंटिफाई करता है। थर्मोक्लाइन, ये वाटर टेम्परेचर को मापता है। और हेलोक्लाइन, ये आपका साल्टनेस या उसके चीजों को देखता है। सही सुमेलित है पाइनोक्लाइन, सागरीय जल घनत्व। अब जो चीजें दी गई हैं मैंने यहां लिख दिया है, शंकर आईएएस में भी लिखा हुआ है,
शंकर आईएएस की किताब में भी यह मेंशन है। अब ये थोड़ा सा सबके बस का नहीं है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वही याद रखेंगे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग छोड़ दीजिए। 29वें नंबर का सवाल देखिए, ये भी नॉर्मल है, ये 4-5 चीजें दी गई हैं और यहाँ पर अब सब तो आप नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें हंगरी के बारे में लिखा हुआ है और टुंड्रा प्रदेश। तो 1 और 4 अगर आपको पता है, 1 और 4, तो काफी हद तक आप इन चीजों को पता लगा सकते हैं। तो एनसीईआरटी के लेवल में या एनसीईआरटी की किताबों में जो कुछ भी चीजें दी गई हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं, बार बार उनको पढ़ें। 4 से 5 बार जब तक आप नहीं पढ़ेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो 29वें नंबर के सवाल में आप देख लीजिए, मैंने यहां नहीं लिखा है, सीधे 32 पर आ गए हैं। आगे देखिए 30वें नंबर पर देखिए, ये भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। अब जो लोग भी झारखंड पीसीएस देने जा रहे होंगे तो मुरी एक्सप्रेस से गए होंगे, यही ऑप्शन गलत है। अब इसमें से जरूरी नहीं है कि अब आप सब जाने, बट हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, ये आप जानते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो एनसीईआरटी में दिया होगा और उसके बारे में जानना आपके लिए कंपलसरी है। जैसे मुरी भारत का एक प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है, हीराकुंड एक प्रसिद्ध परियोजना का स्थल है, तो अब इसके बारे में जानना होगा। ये झारखंड में है मुरी। अब बेलगांव कर्नाटक में है, ये भी लोग जानते हैं, स्टील प्लांट भी है वहां पे। अलवाय के बारे में हो सकता है आप ना जाने, लेकिन इन्हीं 3-4 चीजों में से 2 या 3 का एक ऐसा नाम होगा जिसके ऑप्शन गलत होंगे, तो वहां पर ये आपको निकाल सकते हैं। इसमें 31वें नंबर पर आए, ये चीजें दी गई हैं क्या, ये 4 घाटियां हैं। पिन वैली इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में लिखा हुआ है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है और लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां का एटमॉस्फेयर डाइवर्ट हो रहा है। शिमला डूबने के कगार पे पहुंचते जा रहा है अगले कुछ सालों में। ठीक उसी तरह नैनीताल, भीमताल, जितने उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेस हैं वो भी डूबने के कगार में। पिछले 20 सालों में शिमला में भयंकर गर्म पड़ी है, 1-2 सालों 20 सालों के अपेक्षा। तो उसी समय लगातार चर्चे में था पिन वैली। तो हो सकता है अब राजा जी उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। पिन वैली का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ा होगा वही जानते होंगे पर्टिकुलरली पिन वैली क्या है, कैसे है। अगले सवाल को देखिए, हिमालय पर्वत है, निरंतर ऊंचा हो रहा है और टेक्टोनिक यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। ये भी दोनों सही है और सही व्याख्या। हिमालय पर्वत मतलब भारतीय भूगोल में पर्वतीय संरचना। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या कि जितने भी पर्वतीय संरचना है जाने, उनकी विशेषता जाने, उनके क्रियाकलाप जाने, उनकी संरचना का महत्व और प्रभाव क्या है वो जाने, वर्तमान गतिविधियां क्या हो रही हैं वो जाने। फिर उसी तरह मानव भूगोल, सामाजिक आर्थिक भूगोल इन पर्वतों से कैसे जुड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो भी प्रकाशित रिपोर्ट आईपीसीसी जैसे आ रही हैं वो क्या कह रही हैं, और जो भी करंट न्यूज एक्टिविटी हो रही है वो क्या है। तो मतलब सिर्फ पर्वतों का नाम न रटे, ल्यूसेंट के फैक्ट को अब किनारे कर दीजिए। वो दिन गए जब तथ्य रट करके आप एग्जाम निकाल लेते। नहीं, एटमॉस्फेयर में हमारे प्लेनेट पर पर्वत क्या हैं, कैसे हैं और वो क्यों हैं और हम उनसे कैसे जुड़े हैं और हमारी गतिविधियां इनसे कैसे प्रभावित हो रही हैं, यही सवाल आता है। चाहे आप प्री पढ़िए चाहे मेंस पढ़िए। तो आज नोट कर लीजिए, आज डेट है 27 मई 2025। अगले 2 से 3 सालों में इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के चलते भारत में भयंकर भूकंप आने वाला है। टर्की में आ चुका है, म्यांमार और थाईलैंड में जनवरी या मार्च में आया था, अगले 2 साल में कभी भी आ सकता है, नेपाल में भी आ चुका है। तो अगली बारी भारत की है और कई बार तो धरती डोल ही चुकी है। तो कुछ भयंकर आ गया तो आश्चर्य मत करिएगा। मेंस में भी यही आता है, इंटरव्यू में भी यही पूछा जाता है कि क्या भारत में भूकंप आएगा, तो हाँ आएगा। तो एक सिविल इंजीनियर से पूछा गया तो इतनी बिल्डिंगें काहे बना रहे हैं, भूकंप आने वाला है, वो जवाब नहीं दे पाए। ये भी स्मार्टनेस है। तो इसके बारे में बस इतना ही। 33वें नंबर का सवाल देखिए, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, पर्टिकुलरली प्लेस के बारे में। हुतुर, इब नदी, तातापानी, रामकोला और उमरिया कहाँ कहाँ है, कैसे है। तो
तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या बनती है, कि भारत के भूगोल में जितने भी खनिज के संसाधन हैं उनके बारे में आप जाने। क्या जाने? कि उनका वितरण कहाँ है, उनका उत्पादन क्या हो रहा है, उनका उत्पादन, मिनरल्स रिपोर्ट आती है तो उत्पादन क्रम भी जाने। ठीक उसी तरह जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनका क्या रोल है उसमें जाने, और कोई अगर करंट न्यूज और एक्टिविटीज आ जाती है तो उसके बारे में जाने। तो जो भी सवाल आते हैं आईएएस में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, यूपी पीसीएस भी उन्हीं के राह पर है। तो यहाँ पर जो सवाल नॉर्मल सा आया है, कोयला भंडार, और ये आने वाले टाइम पीरियड में किस तरह के कोयले मिलते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतरीन कोयला है या झारखंड में। 2 लाइन और भी जानिए कि सिर्फ कोयला भंडार से आपका काम नहीं चलेगा, कहाँ किस राज्य में किस प्रकार के कोयले मिलते हैं, कितना कोयला उत्पादन हुआ है, कहाँ कोयला उत्पादन बढ़ा है, कहाँ कोयला उत्पादन घटा है। हर साल आपको नए रिपोर्ट्स पढ़ के जाने होंगे, क्योंकि अभी भी सबसे ज्यादा कोयला कहाँ है, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ निकाला जा रहा है, कहाँ स्टोर है, कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, सबसे रद्दी कोयला कैसे है। इतनी न्यूज आती है कि पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे, लेकिन आपको पागल होना पड़ेगा तभी आपका पीटी निकलेगा। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है। अगला सवाल देखिए, अगला ये भी है, ये भी एनसीईआरटी से उठा हुआ है। गुड़गांव नहर, यमुना, सरहिंद नहर, दोआब नहर, इंदिरा गांधी नहर। नॉर्मल सा सवाल है, इसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन अब थोड़ा सा आपको जानना है कि भारतीय भूगोल में नहरें और उनका महत्व, जितनी भी संरचना स्थिति है उनके बारे में, उनका क्षमता, महत्व, संचालित परियोजनाएं और करंट न्यूज। एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया हुआ है उनके अतिरिक्त जो भी अखबार आप पढ़ते हैं, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, उनमें अगर कोई चीज आती है तो उसके बारे में आप जानकारी रखें। जैसे रामगंगा नहर, अब उत्तर प्रदेश में 200 से भी छोटे से बड़े नहर हैं, सबको याद करना संभव नहीं है, बट अगर उत्तर प्रदेश की मिनिस्ट्री में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में रामगंगा नहर के ऊपर डिबेट हो रहा है तो उससे सवाल निश्चित बनेंगे और सवाल आया भी। अगला सवाल देखिए, 35वें नंबर का सवाल चावल उत्पादन से दिया है, इकोनॉमिक सर्वे से दिया है, से उठाया हुआ है। अब जैसे पश्चिम बंगाल में एक साल में 3 फसलें पैदा की जाती है और चावल उत्पादन में बिहार का क्रम 6 से 7% तक का हिस्सा है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ये इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ सवाल। तो कई बार इकोनॉमिक सर्वे, कई बार नहीं, हर बार इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ भी लिखा है वहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत के भूगोल में कृषि संरचना और महत्व तो पढ़े ही, कि जितने भी फसल हैं उनकी आदर्श स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, उत्पादक संबंधी स्थिति क्या है। इसके अलावा फेव की रिपोर्ट आती है और कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आती है। जैसे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? ठीक है, आपने रट्टा मारा है। उसी तरह वर्ल्ड लेवल पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? उसी तरह तंबाकू, उसी तरह आलू। उत्तर प्रदेश के ये कुछ फेवरेट क्वेश्चनों में से हैं, क्या, कैसे, किस तरह। तो ये आंकड़े आपको रट्टा मारने पड़ेंगे और कई किताबें तो उत्तर प्रदेश को टारगेट करके ही निकाली जाती हैं एग्रीकल्चर को लेके। ये भी एनसीईआरटी से उठा हुआ सवाल है, कपास फसलों के बारे में, यहाँ पर एनसीईआरटी से उठा है। दोनों स्टेटमेंट सही है। काली मिट्टी चाहिए इसके लिए, खरीफ फसल चाहिए और वर्षा की कम चाहिए, मिट्टी में दरार होनी चाहिए। तो अब आगे आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या, कि भारत के भूगोल में जो भी व्यापारिक फसलें हैं, एक तो उनकी फसलें, दूसरा भौगोलिक परिस्थितियां जो उत्पादन के लिए आवश्यक है। मतलब कपास के लिए काली मिट्टी ही क्यों चाहिए, कपास के लिए दरार वाली ही मिट्टी क्यों चाहिए, और कपास के लिए कम वर्षा युक्त प्रदेश ही क्यों चाहिए, वही चावल के लिए खूब वर्षा वाला क्षेत्र चाहिए। उत्पादन और उत्पादन क्रम, मतलब सबसे ज्यादा कपास गुजरात में होता है, महाराष्ट्र अभी भी कंफ्यूज्ड है। बढ़ोतरी हेतु संचालित विकासात्मक नीतियां, अगर सरकार कोई पर्टिकुलरली स्कीम्स चलाती है तो उनके बारे में, जैसे दलहन के बारे में बजट में चलाया, और कोई भी करंट एक्टिविटीज होती है। कहने का मतलब है जो भी आपकी ट्रेडिशनल ज्योग्राफी है और उसमें जो व्यापारिक फसलें हैं उनको लेकर करके अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो आपकी निगाह उनके ऊपर होनी चाहिए या फिर आपकी जानकारी उसके ऊपर होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, जलोढ़ के बाद लाल, मिट्टी के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है। 37वें नंबर का प्रश्न,
लाल मृदा भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। लाल मृदा काले मृदा के दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घुरा हुआ है। अब क्या है ना, एनसीईआरटी से उठा है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इनका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। कारण, जलोढ़ के बाद लाल मिट्टी आती है, काली मिट्टी के निकटवर्ती। तो कई बार एनसीईआरटी से ही आया हुआ सवाल है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अगर आपने चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो फिर समस्या आएगी। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत के भूगोल में मृदा संरचना क्या है, उसके बारे में आप जानकारी रखें। क्या मतलब, इनका वितरण, महत्व, आर्थिक गतिविधियों में भूमिका, कृषि उत्पादन और उत्पाद, मृदा संवर्धन हेतु जो भी योजनाएं चल रही हैं, मृदा संरक्षण से क्षरण को नियंत्रित करने हेतु जो संचालित है, कोई भी करंट एक्टिविटीज रिपोर्ट इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में आता है तो वहां से सवाल बन सकते हैं। जो भी आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं या जो आप नोट्स फोट्स पढ़ते हैं, उसमें जब आप मिट्टी पढ़िए तो इन चीजों के ऊपर अपना ध्यान पूरा क्लियर रखिए। यही मेंस में भी पूछ देते हैं। और कहां कहां इफेक्शन हो रहा है, कहां कहां इफेक्टेड हो रहा है, यही आपका करंट में भी पीटी का सवाल आता है और एनालिटिकल रूप में भी आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सवाल पढ़ रहे हैं तो इन सभी चीजों के ऊपर अपना ध्यान रखें। अगला सवाल 38 नंबर पे कुछ चीजें हैं। अब एनसीईआरटी में जो स्थल हैं उनके बारे में, जैसे कांचीपुरम धर्म और शिक्षा का केंद्र है, जैसलमेर राजपूताना का एक इलाका है, कड़ईकोनाल ऊटी एक हिल स्टेशन है और भिलाई एक इस्पात संयंत्र है। अब इस तरह के सवाल उत्तर प्रदेश में पहली बार पूछे हैं। तो तीनों एनसीईआरटी में जो कोई भी नाम है, कोई कल्चरल प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, इकोनॉमिक प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है या पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस है, अब इनके बारे में आपको आंख कान खुले रखने पड़ेंगे। सब चीजें नहीं जाननी, बट एनसीईआरटी की किताबों में, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में भी अगर ये सारी चीजें हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछ दूं कि ऊटी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बसा था, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक उसी तरह जैसलमेर, जेम्स कर्नल टॉड अंग्रेज थे, उन्होंने वहीं रह करके इतिहास लिखा। भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत रूस के सहयोग से बनने वाला एक भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना। इससे ज्यादा आपको जानकारी और नहीं होनी चाहिए या उसकी अपेक्षा नहीं है। कहने का मतलब है कि भारतीय भौगोलिक शहर, उनकी महत्ता विशेषता अगर करंट न्यूज में आती है तो इससे सवाल पूछ सकते हैं। टूरिज्म की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो पूछ सकते हैं। कोई लफड़ा पचड़ा या डिस्प्यूट्स होता है, जैसे ऊटी में भी गर्मी पड़ रही है, तो वहां से सवाल पूछ सकते हैं या इनका महत्व। तो एनसीईआरटी के लेवल पर जो भी किताबें हैं वो आपको जाननी पड़ेंगे। 39 नंबर का सवाल देखिए। 39 नंबर में पूछा है, ये भी एनसीईआरटी से उठा हुआ सवाल है। आम्र वर्षा, फूलों का बिछोर, काल बैसाखी और लू दर्जनों बार पूछा जा चुका है। गर्मी में लू चलती है। आम्र वर्षा आता है तो कुछ कॉफी के बागानों के फसल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको यहां से कुछ जानना है। लू में लू लगता है तो आम पन्ना पीजिए। तो अब आपको जानना है, क्या जानना है कि भारत के भूगोल में वायुमंडलीय संरचना, मानसून और पवन, चैप्टर ये है। तो इस चैप्टर में जानना है कि जितने भी भारत के मौसम हैं इनकी विशेषता क्या है। फिर आपको जानना है कि मौसम के बदलाव के कारण क्या है, मतलब लू क्यों चलते हैं, आम्र बौछार क्यों होता है, जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, मानसून क्यों आता है, समय से पहले आ गया। ठीक उसी तरह मौसम के बदलाव का महत्व हमारे जीवन में क्या है, हमारा जीवन या हमारे आर्थिक क्रियाकलाप कैसे प्रभावित होते हैं। पीटी के जो भी सवाल बनेंगे ना वो यहीं से बनेंगे, और यही मेंस भी है। पीटी में फैक्चुअल है और मेंस में लिखना होता है। मतलब हमारी ज्योग्राफी में, हमारे वायुमंडल में जो मानसून है, जो पवन है, उनके योगदान क्या है, कैसे हैं, किस रूप में है। सिर्फ रट्टा नहीं मारना, अगली बार जो सवाल बनेगा वो चेंज से बनेगा। हमेशा याद रखिए हम इससे कैसे इफेक्टेड होते हैं। दूसरा, हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में, हमारे लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव आता है। सवाल वहीं से आते हैं। अगले सवाल को देखिए। 40वें नंबर का सवाल है, इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ा हुआ है। 4 चीजें दी गई हैं। म्यांमार की राजधानी लगातार गृह युद्ध के चलते चर्चा में है। आयरलैंड भी ब्रिटेन से अलग होने की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है।
और कनाडा लगातार खालिस्तान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। इथोपिया की राजधानी खार्तूम नहीं है, खार्तूम सूडान की राजधानी है। मतलब एक साल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहां कहीं भी कोई भी वैदेशिक स्तर पर कोई गतिविधियां होती हैं तो उन गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल 1 घंटा बीत चुका है, आप लोग की सब्र की सीमा समाप्त हो रही है, तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि अब तक 40 सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इन 40 सवालों में कहां किन किन चीजों पर चीजें फोकस, जैसे एनसीईआरटी, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया एयर बुक, शंकर आईएएस, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की किताब, एनसीईआरटी, फिर इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन कॉलम से आया हुआ सवाल, करंट न्यूज, एनसीईआरटी, सीबीएसई आईसीएसई, शंकर आईएएस, ये भी इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, एनसीईआरटी, यहां भी एनसीईआरटी, यहां भी इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे रिपोर्ट, और फिर ये भी इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे रिपोर्ट। तो अभी तक सिर्फ हमने 40 सवालों को डिस्कस किया है, और इन 40 सवालों के बेस पर ये जो मुझे 5 घंटे लगे इसका एक्सप्लेनेशन लिखने में, लेकिन इन 5 घंटों में मैंने प्रत्येक टॉपिक को जोड़ दिया कि अगले आने वाले 2026, 27, 28, 25, 26, 27, 28 कि जो पीटी के सवाल होंगे, कोई भी किताब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही ट्रेडिशनल किताबों को पढ़ना है, वही करंट की न्यूज को जानना है, लेकिन थोड़ा सा डीपली स्टडी नीचे। फिलहाल 40 क्वेश्चन ही रखते हैं, इसकी अगली चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।